नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में मौर्योत्तर साम्राज्य किस प्रकार का हुआ करता था। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो अस्तित्व में आते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस प्रकार से शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, सातवाहन आते हैं, वाकाटक आते हैं और कलिंग का चेदी वंश आता है। परंतु ये तो हुआ करते थे दक्षिण भारत में, या हम कहूँ कि मध्य भारत और दक्षिण भारत में ये हुआ करते थे। परंतु उत्तर पश्चिमी भारत में भी बाहर से जो आक्रमण हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, उनसे रिलेटेड भी कुछ जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर साम्राज्य या वंश आ जाते हैं, है ना। तो उनके बारे में हम इस लेक्चर में जानकारी हासिल करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम इसमें हिंदू यूनानी और शकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ हुआ करती है वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर पश्चिम, देखिए ये पूरा भारत है अपना, ये है उत्तर पश्चिम। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो शासक वर्ग आता है उत्तर पश्चिम से, वो है इंडो ग्रीक, या इसे कहते हैं हिंद यूनानी। क्या कहते हैं? हिंद यूनानी जो है वो सबसे पहले ये वाला वंश आता है। देखिए सिकंदर जो है वो यूनान से था, और सिकंदर की मृत्यु के बाद में हमें जानते हैं कि किस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर वहाँ का गवर्नर बन जाता है, और भी उसके बाद में गवर्नर बनते रहते हैं। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद में यूनानी बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया नाम का यहाँ पर स्थान है ना, तो बैक्टीरिया के साथ साथ भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर ही बस जाते हैं। और इंडो ग्रीक बैक्टीरियन, जिन्हें यूनानी भी कहते थे, और जिन्हें दूसरी और पहली शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के सीमा प्रांतों पर उन्होंने शासन कार्य किया था, शासन उन्होंने किया था। क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारी जो है वो कमजोर साबित इस काल में होने लगे थे, इसलिए देखिए मध्य और दक्षिण भारत में भी अलग अलग साम्राज्य उत्पन्न हो रहे थे, और जब उसके उत्तराधिकारी अशोक के इतने कमजोर हो गए तो बाहरी आक्रमणों को वो नहीं रोक पाते हैं। और इसी आक्रमणों की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी। 130 ईसा पूर्व से लेकर 80 ईसा पूर्व तक जो है ये भारत में राज करते हैं हिंद यूनानी। इनकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो तक्षशिला, यहाँ पर आपको तक्षशिला दिख रही होगी, और एक इनकी राजधानी होती है सियालकोट, है ना, जिसे सागला या सियालकोट कहते हैं, ये पंजाब में है। तो ये इसकी राजधानियां, दो राजधानियां हुआ करती थी। ये भारत पर हमला करते हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, और यहाँ अपने शासन की रीव रख लेते हैं। और जो गवर्नर हुआ करते थे उस काल में यूनान के, वो वाली प्रथा ये यहाँ पे भी लागू कर देते हैं, और पर्दे का प्रयोग शुरू कर देते हैं। पर्दा जो आप थिएटर पर पर्दे वगैरह देखते हो, ये पर्दे की शुरुआत यूनानी लोग ही करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन बाहरी आक्रमणों के फलस्वरूप जो मध्य एशियाई और यूनानी और ये जो लोग हैं शक कुषाण, इनके संपर्क के फलस्वरूप भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ पर जो हिंदू यूनानी शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया, क्योंकि ये ऐसे लोग थे ना, इनके पास अपने धर्म या अपनी लिपियां बहुत कम हुआ करती थी, और ये खुले उससे आए थे हाथों से कि हाँ हम जहाँ जाएंगे उसको अपना लेंगे। तो इन्होंने अपने यहाँ के धर्म को भी अपना लिया, यहाँ के जो संस्कृति है उसको भी ये अपना लेते हैं। मथुरा के पास स्थित मागेरा शिलालेख में, उसमें इन शासकों के बारे में वर्णन हमें देखने को मिल जाता है ना। यहाँ पर देखिए सिक्का प्रणाली का विकास एक इन हिंदू यूनानियों के माध्यम से होता है। भारत में अगर देखिए पहली बार कोई सोने का सिक्का जारी किया जाता है, तो वह सोने का सिक्का जारी किया जाता है इन्हीं हिंदू यूनानियों के द्वारा। कौन सा सिक्का? सोने का सिक्का। अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि सोने का सिक्का पहली बार कौन जारी करता है, तो यह हिंद यूनानी ही पहली बार जारी करते हैं। इससे पहले अपने यहाँ महाजनपद काल में और जो सिक्के हुआ करते थे वो क्या थे? निष्क हुआ करते थे, शतमान हुआ करते थे, आहत मुद्राएं, जिन्हें पंचमार्क मुद्राएं भी कहते थे, वो मुद्राएं वगैरह अपने भारत में हुआ करती थी, है ना। मौर्य काल में भी करशापण जैसे औपण जैसी मुद्राएं हुआ करती थी। परंतु सोने के सिक्के जो है जारी करने वाले इन हिंदू यूनानियों को पहले शासक माना जाता है। और बेहतरीन एक सिक्का प्रणाली शुरुआत करते हैं। किस तरीके से बेहतरीन थी? देखिए इनके सिक्कों पर इनके राजा की छवि होती थी, और उस छवि के साथ साथ राजा का नाम भी अंकित होता था, और डेट भी अंकित होती थी। आप सोच के देखिए, और ऐसा पहले भारत में नहीं होता था। तो इन सिक्कों से हमें जानकारी मिल सकती है राजा के बारे में कि कब जारी किया गया था, उस ईयर के बारे में, और कौन सा राजा ने जारी किया था उस राजा के बारे में भी हमें पता लग जाता है ना। ये सोने के होते थे और चांदी के सिक्के भी होते थे। यूनानी शैली में इनको ढाला जाता था। देखिए सोने के सिक्कों की शुरुआत करने वाला पहला वंश माना जाता है हिंदू यूनानी राजाओं को ही। ये राजाओं और देवताओं की छवियां उन सिक्कों पर अंकित करवाते थे। तो यहां से देखिए मेंस में क्वेश्चन बन सकता है जहां आपको ये कोट करने की आवश्यकता
पढ़ सकती है कि सिक्का कला है उसमें हिंदू यूनानियों या बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप भारत में अच्छी खासी प्रगति हुई, ऐसा कोई स्टेटमेंट बन सकता है और उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाँ, हमें ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी, है ना। साथ ही साथ ये द्विभाषी हुआ करते थे सिक्के, एक और यूनानी भाषा में और दूसरी ओर पाली भाषा में लिखा हुआ करता था। पाली प्लस यूनानी भाषा में इनके ऊपर लिखा हुआ होता था। और ये जो हिंदू यूनानी शासक है उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हेलेनिस्टिक कला का भी विकास करा। अब ये हेलेनिस्टिक कला क्या है? देखिए, मूर्ति कला जो होती है, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। मूर्ति कला जो होती है उसमें क्या होता है कि एक अपने यहाँ भारत में मूर्ति कला होती थी जिसमें मूर्ति में हालांकि अच्छी खासी मूर्ति बनाई जाती थी पर उसमें यथार्थवाद कम होता था, वास्तविक कम नजर आती थी। ये जो आपको यहाँ पर मूर्ति कला दिख रही है ये होती है हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक कला। इसमें आप देख सकते हैं बाल, आप देख सकते हैं घुंघरालू, शरीर आप देखें किस प्रकार से सुडौल शरीर, पूरी एक एक मांसपेशियां यहाँ पर दिखाई गई है ना। अगर आप कपड़ा देख रहे होंगे तो उस कपड़े की आपको पूरी की पूरी तह दिख रही होगी कि किस प्रकार से ये लहरा रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये यथार्थवाद जो इस मूर्ति कला में हुआ करता था यही था हेलेनिस्टिक कला। तो इनके संपर्क के माध्यम से हमें हेलेनिस्टिक कला जो है वो हमें मिलती है। ये आप देख सकते हो इनकी सिक्का कला इनकी कैसी थी। देखिए, ये राजा है, इनके यहाँ पर पूरा राजा के बारे में बताया गया होता है और अलग अलग प्रकार के राजाओं की छवियां सब इस पे दी गई है और देवताओं की छवियां भी दी गई है। इन हिंदू यूनानियों में इनके राजा कौन हुआ करते थे? तो सबसे पहले है डेमेट्रियस। क्या? डेमेट्रियस नाम का एक राजा हुआ करता था। हालांकि राजाओं के नाम याद आपको रखना जरूरी नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा, पर जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा राजा महत्वपूर्ण है। तो डेमेट्रियस जो है वो राजा हुआ करता था। ये ग्रीको बैक्टीरियन राजा यूथिडेमस का पुत्र हुआ करता था। उसने अफगानिस्तान और पंजाब पर आक्रमण भी किया था और इसी ने डेमेट्रियस ने ही हिंद यूनानी साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। ठीक है, फिर अपोलोडोटस और मिनांडर आ जाते हैं। तो तक्षशिला से डेमेट्रियस जो है वो अपने दो सेनापतियों को भेजता है, एक होता है अपोलोडोटस और एक होता है मिनांडर। इसमें से मिनांडर को तो आप जानते ही होंगे, है ना। उसके बाद अपोलोडोटस जो था, जो दूत हुआ करता था, जो सेनापति हुआ करता था डेमेट्रियस का, वो सिंध पर विजय कर लेता है और उज्जैन तक वो चढ़ाई भी कर देता है आके, है ना। और मिनांडर ने अपना शासन जो है वो मथुरा तक बढ़ा लिया था। ये जो मिनांडर था इसका सेनापति, वो मिनांडर तो मथुरा तक शासन करने आ जाता है और वहां उसने पाटलिपुत्र पर भी कब्जा कर लिया था। और लेकिन उसे पुष्यवंत शुंग के पोते वसुमित्र की सेना ने रोक दिया था। और ये वसुमित्र की सेना ने रोक दिया था, ये किसमें लिखा हुआ है? मालविका अग्निमित्र में लिखा हुआ है। ये अग्निमित्र कौन हुआ करता था? तो शुंग शासक हुआ करता था, उसका पुष्यमित्र शुंग का ये बेटा हुआ करता था। और अब मालविका जो थी वो विदर्भ के राजा की पुत्री हुआ करती थी। और साथ ही साथ इसी मालविका अग्निमित्र में इस वसुमित्र के द्वारा सेना को रोकने का वर्णन भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है कि बन जाए। ये वही मिनांडर राजा है, ये वही मिनांडर है जिसके बारे में आपने देखा होगा मिलिंद पन्नो। क्या? मिलिंद पन्नों के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। तो इस मिनांडर को भारतीय भाषा में कह दिया गया मिलिंद। और ये मिलिंद जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और ये प्रश्न करते हैं किससे? नागसेन से। किससे करते हैं? बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन से। आप देख सकते हैं ये मिनांडर बैठे हैं यहाँ और ये नागसेन, ये बौद्ध धर्म के बारे में इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं नागसेन से और नागसेन इनका जवाब फिर देते हैं। तो ये वही मिलिंद है जिन्हें मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आदत है कि हम लोग यहाँ पर नाम बदल देते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर हुआ करता था, उसका नाम हमने सिकंदर कर दिया था। और मेनांडर की विजय के बारे में हम देखें तो उत्तर पश्चिम में एक विशाल राज्य पर इसने शासन किया था और माना जाता है कि पंचाल और मथुराओं के राजाओं के साथ मिलकर गंगा के इलाकों पर भी हमला कर दिया था इसी मेनांडर ने। और मेनांडर बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और इसी ये जो कार्य किया गया था इसका बौद्ध धर्म, और फिर इसके प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा इसको दीक्षित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? नागसेन के द्वारा इसको दीक्षित किया गया था। और इनके जो प्रश्न है वही है मिलिंद पन्नों में, यानी मिलिंद के प्रश्न, है ना। और इस मिनांडर के सिक्के हमें काबुल में मिले हैं और सिंधु नदी की घाटी में हमें पाए गए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भी इसके सिक्के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब इनके बारे में साहित्य क्या था? तो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद हुआ था, जो मिनांडर के प्रश्न थे उसके ऊपर मिलिंद पन्नो लिखी किसने? नागसेन ने। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आजकल बना रही है। निम्नलिखित में से नागसेन क्या हुआ करता था? एक साहित्यकार, एक बौद्ध भिक्षु, एक वैज्ञानिक, इस प्रकार के नाम बन जाते हैं। तो एक साहित्यिक विभूति हुआ करते थे, इन्होंने नागसेन ने ही मिलिंद पन्नो लिखी थी, है ना। नागसेन से ये जवाब करते हैं मिलिंद यानी मिनांडर, और नागसेन जो फिर इनका उत्तर देते हैं, वही सब इसमें लिखा गया है। फिर एक और राजा आ जाता है एंटियल दास। एंटियल दास जो है ने अपने दूत हेलियोडोरस को भेजा था भारत में। किसको भेजा था? हेलियोडोरस। अब हेलियोडोरस को भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? अभी मैं आपको बताऊंगा।
है ना। हेलियोडोरस को भारत में भेजा था, किस लिए भेजा था? भारत में उस वक्त शासन होता शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का शासन था। शुंग किसके बाद आए थे? मौर्यों के बाद में आए थे शुंग। और शुंग वंश के शासक हुआ करते थे भगभद्र। भगभद्र या भागभद्र जो है ये हुआ करते थे शुंग वंश के शासक। और शुंग वंश के शासक से ये अनुमति मांगते हैं कि हम जो है भगवान कृष्ण के सम्मान में, है ना, ये हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, ये जो हिंदू यूनानी होते हैं तो ये कहते हैं कि हम भगवान विष्णु जो है या भगवान कृष्ण है उनके सम्मान में एक स्तंभ स्थापित करना चाहते हैं। तो फिर उनको उज्जैन में, कहां पर? उज्जैन में एक स्तंभ जो है उसकी भी अनुमति दी जाती है स्तंभ बनाने की, जिसे क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। देखिए आपको दिख रहा है गरुड़ स्तंभ, तो इसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है ना। और इसे बेस नगर काल के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो है उस काल में अगर पूछे कि किस वंश का शासक था, तो यहाँ पर शुंग वंश का शासक हुआ करता था, भगभद्र यहाँ का राजा हुआ करता था। तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण है। फिर इनके शासन में जो है गिरावट कैसे आने लगी? तो इंडो ग्रीक साम्राज्य जो है वहां पर हमने देखा तो यवनों ने अयोध्या यानी जो साकेत है वो और आगे पूर्व मगध क्षेत्र पर ये आक्रमण कर देते हैं। शुंगों ने इंडो ग्रीक शासकों को भूमि का अधिकार देना बंद कर दिया था। और उस वक्त जहां पर कौन थे? शुंग वंश हुआ करता था। तो शुंगों के साथ ये लड़ाई करते हैं हिंदू यूनानी, और फिर शुंग वंश इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि शुंग वंश के राजाओं के बारे में ऑलरेडी वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वसुमित्र के बारे में लिखा हुआ है कि वसुमित्र ने इसकी सेना को वहां पर रोक दिया था रावी नदी के किनारे। जो वहां पर देखिए अब जो मध्य एशिया है वहां पर पार्थियन और शक जो हुआ करते थे, वो शक लोग इनको आगे धकेल देते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए चीन की महान दीवार बन चुकी थी और फिर ये चीन में तो जा नहीं सकते थे। तो ये शक लोग थे जो इन्होंने इन्हीं को हरा दिया, किसको? हिंदू यूनानी को हराकर फिर इनकी जगह पर आ जाते हैं शक आ जाते हैं ना। और इनके बीच में कुछ आंतरिक सत्ता कलह भी उत्पन्न हो जाती है सत्ता के लिए। बहुत सारी दावेदार हो जाते हैं, कौन हो जाता है क्या हो जाता है इसमें हमें नहीं जानना है, जीएस के लिए हमें पढ़ना है, इतना बहुत है। इसके बाद में देखिए हिंदू यूनानियों के बाद में एक और वंश जो है वो यहां पर आता है राज करने, जो होता है शक वंश होता है। 150 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक बहुत लंबा शासन करता है, लगभग 550 वर्षों तक ये यहाँ पर शासन वर्ष कार्य करता है। तो यहाँ पर आ जाता है शक वंश, है ना। तो सीथियन हुआ करते थे शक जो है ये मूल रूप से मध्य एशिया के हुआ करते थे। ये मध्य एशिया आपको दिख रही है, तो मध्य एशिया से हुआ करते थे। दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शकों को अनिर्वासित कहा है, यानी शूद्र कहा है इन्हीं शकों को, है ना। और शक 5 शाखाओं में बाद में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पर सत्ता होती है। तो शक बाद में 5 शाखाओं में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। उन 5 शाखाओं के बारे में आपको जानकारी लेने की कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में जो शक लोग हैं वो 2 क्षेत्रीय बनाते हैं, एक होता है पश्चिमी क्षत्रप, एक होते हैं इनके उत्तर पश्चिमी क्षत्रप, है ना। तो ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये था पश्चिमी क्षेत्रपों का, और ये जो आपको पूरा का पूरा ये इलाका चित्र में दिख रहा है ये हुआ करता था उत्तरी पश्चिमी क्षत्रप, इनका हुआ करता था। 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक इनका शासक हुआ करता था। राजधानी इन्होंने 2 बनाई, एक तो बनाई तक्षशिला, आप देख सकते हो ये तक्षशिला, और एक ये राजधानी बनाते हैं मथुरा को। किसको बनाते हैं? मथुरा को ये राजधानी बनाते हैं। चीन के क्षेत्र, पश्चिमी चीन के क्षेत्र से ये हुआ करते थे, घुमंते जातों के ये लोग हुआ करते थे, और बाद में ये भारत में आ जाते, क्योंकि उधर चीन में जा नहीं सकते, क्योंकि चीन की महान दीवार उस वक्त तक बन चुकी होती है। और भारत में ही जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिम में जो इस प्रकार के कोई सुरक्षा के साधन नहीं थे। और आप देखोगे कि इतिहास में जितने भी हमले हुए हमारे उत्तर पश्चिम से ही होते हैं, जितने भी हमलावर भारत में आते हैं ये लोग भारत में हिंदू यूनानियों का स्थान ले लेते हैं, उनको हरा देते हैं, उनकी जगह पर ये आ जाते हैं और अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और भारत में ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी में क्षेत्र में फैले होते हैं। देखिए ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये गुजरात वाला क्षेत्र वगैरह ये पूरा इनके अंडर में आया करता था। विभाजन देखें तो 2 मुख्य रूप से इनको विभाजित कर सकते हैं। एक उत्तरी क्षेत्रप है जो तक्षशिला और उसके आसपास बस गए, और एक है पश्चिमी क्षेत्रप जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में होते हैं। और इनसे संबंधित कार्य हम अगर देखें तो युग पुराण जो है, युग पुराण में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र पर सीथियनों के हमले का उल्लेख किया गया। किसका? सीथियन। आप एक चीज देखोगे कि 57 ईसा पूर्व, क्या 57 ईसा पूर्व में एक उज्जैन का राजा होता है, आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य। क्या
विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ करता था, उस विक्रमादित्य ने शकों को हरा दिया था और इसी खुशी में बाद में शक संवत जो है वो शुरू की जाती है। कौन सी संवत शुरू की जाती है? शक संवत। और यही वह विक्रमादित्य महान राजा था, इनके नाम पे फिर सब लोग विक्रमादित्य का नाम धारण करते हैं। बहुत ज्यादा राजा इतिहास में 14 राजा ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, और इनमें सबसे फेमस है चंद्रगुप्त द्वितीय, और सबसे अंतिम है हेमू विक्रमादित्य। कौन? हेमू विक्रमादित्य। के बारे में मैंने आपको यहीं पर बता दिया। मथुरा के सिंह स्तंभ में एक स्तूप में बुद्ध के अवशेष की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध कई शक राजाओं से होता है। और यहाँ पर माउस आपको दिख रहा होगा, ये मौज नाम का राजा है। क्या है? मौज नाम का राजा है। हिंदी अनुवाद में ऐसा हो गया। ये मौज और राजूला तक के शासक यहाँ पर शामिल हैं। तो ये मौज नाम का यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, है ना। सिक्का ढलाई के ऊपर अगर हम आ जाएं इनकी, तो सिक्का ढलाई में यहाँ पर सिक्कों पर एक और राजा का सिर होता था और दूसरी ओर बौद्ध चैत्य या स्तूप का अंकन यहाँ पर होता था। चैत्य और विहार क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, और ये इनकी धार्मिक आस्थाओं और संस्कृति को दर्शाते हैं। क्या? क्योंकि बौद्ध चैत्य को दर्शा रहे, इसका मतलब ये बौद्ध धर्म को मानते थे। हालांकि ये जो शासक हुआ करते थे, हिंदू, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सभी धर्मों को ये संरक्षण दिया करते थे। शक के जो सिक्के हैं, इनके सिक्के हैं, उसमें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, भारत की भाषा को इन्होंने पूरी तरह अपना लिया, भारतीय धर्म को इन्होंने पूरी तरह अपना लिया, तो पता ही नहीं चल रहा आज हम हमारे बीच में पता नहीं कौन शक है कौन कुषाण है ना। और ब्राह्मी लिपि जैसी और महत्वपूर्ण लिपियां भी ये अपना लेते हैं। ये देखिए, वो है मौज राजा, ये जो राजा की बात कर रहा था ये राजा है मौज, है ना। मौज राजा जो है ये शासन की भारत में नींव रखते हैं, और उनके बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी होते हैं एजेंट्स। अब बाहरी राजा हैं तो इनके नाम ऐसे ही होते हैं, तो एजेंट्स फिर भारत में आते हैं। राजाओं के नाम याद नहीं रखने आपको, वैसे एक राजा का नाम याद रखना है, किसका? इसका, ये दिख रहा है आपको, रुद्रदामन प्रथम शक शासक रुद्रदामन, इसका नाम आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है ना। ये प्रशासनिक नीतियां और जल संसाधन के प्रबंधन के लिए इसको याद किया जाता है। गिरनार की जो सुदर्शन झील है उसकी इसने मरम्मत करवाई थी, जिसकी अशोक के पोते दशरथ ने भी करवाई थी। वही देखिए, इसने भी इसके मरम्मत करवाई थी बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए। रुद्रदामन का योगदान अगर हम देखें तो जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है। जूनागढ़ का अभिलेख, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये जूनागढ़ का अभिलेख है। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाहर से आए हुए शक राजाओं ने शुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखवाया था जूनागढ़ में। किसने? रुद्रदामन। तो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख याद रखना है। ये यहाँ से इससे मिलाकर कोई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो ये इसकी उपलब्धियां मानी जा सकती हैं। और इसकी गिरावट बाद में देखें तो महत्वपूर्ण रूप से इनकी गिरावट जो है वो हो जाती है, आंतरिक कलह इनमें हो जाता है, बाहरी आक्रमण हो जाता है जो पहलव होते हैं। और अगर हम देखें बाद में कुषाण, तो कुषाण बाद में इनके ऊपर और हमला करने लग जाते हैं, तो इनकी वजह से ये जो है इनकी शासन व्यवस्था में गिरावट आना शुरू हो जाती है। और बाद में कुषाण इनकी जगह आ जाते हैं, और कुषाणों के बाद में गुप्त लोग जो है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से शक शासन जो है भारत में, या शक वंश जो है भारत में समाप्त हो जाता है। तो ये हमने देख लिया महत्वपूर्ण रूप से हिंदू यूनानी शासकों के बारे में और शक शासकों के बारे में, है ना। आगे एक लेक्चर और हम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि पहलवों के बारे में देखेंगे और कुषाणों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ उसी लेक्चर में हम ये देख लेंगे कि इनके आने के, ये जो वंश बाहर से है, इनके आने के प्रभाव क्या क्या हुए। अगर ये दोनों लेक्चर आप देख लेते हैं तो ये आप कहो कि मौर्योत्तर काल में जो भारी आक्रमण हुए उनके क्या प्रभाव हैं शिक्षा में, संस्कृति में, सब पे, तो उससे रिलेटेड अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।